फॉर परफॉर्मिंग पाइप अर्थिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो पाइप अर्थिंग में कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? साल्ट एंड चारकोल रिक्वायर होता है, फनल एंड वायर मेस रिक्वायर होता है, 38 mm डाया GI प्लेट रिक्वायर होती है। ये जो 60 सेंटीमीटर 6 mm GI प्लेट रिक्वायर नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सी रेट कंसिडरिंग बैटरी? द रेट एट विच बैटरी गेट डिस्चार्जिंग, मतलब कि बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट सी रेट कहलाती है। बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट सी रेट कहलाती है कि बैटरी में अगर किस रेट से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उसको हम सी रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ द स्पैन कंट्रोल इज़ वाइड देन दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड। मतलब कि जब हम लोगों का वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो कोई स्ट्रक्चर जो है जैसा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके लिए पहले देखते हैं स्पैन कंट्रोल क्या होता है कि सुपरवाइज़र के द्वारा सबऑर्डिनेट को मैनेज करना। सुपरवाइज़र के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब कि एक सुपरवाइज़र एक अपर अधिकारी के द्वारा जो छोटे छोटे नीचे सबऑर्डिनेट मतलब जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको मैनेज करना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज्ड, मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज इफ़िशियंटली एंड इफेक्टिवली। इफ़िशियंटली मतलब एंड इफेक्टिवली, इफ़िशियंट एंड इफेक्टिव तरीके से बाय अ सुपीरियर, एक सुपीरियर तरीके से इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि सबऑर्डिनेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इट सजेस्ट हाउ द रिलेशंस आर डिज़ाइंड बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल ये भी बताता है कि किस तरह के रिलेशन हम लोगों के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में है। तो ये दो स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं, दो तरीके के, एक नैरो एक वाइड। एक नैरो कंट्रोल होता है, एक वाइड कंट्रोल है। नैरो का मतलब पतला हो, लंबा चला जा सकता है। वाइड का मतलब है कि बहुत बड़ा है लेकिन उतना ज़्यादा लंबा तो नहीं जा रहा है। तो एक नैरो मतलब एक पतला सा और एक वाइड मतलब एक बड़ा सा। ठीक। तो इसमें देख लें, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स सिंगल मैनेजर। नैरो में एक सिंगल मैनेजर और सुपरवाइज़र ओवरसीज अ फ्यू सबॉर्डिनेट, मतलब कि इसमें जो सी सबॉर्डिनेट होते हैं इसमें कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट अगर देखें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में, तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब ये जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, ये सुपरवाइज़र हो जाएगा। सुपरवाइज़र के बाद अगर नैरो में देखेंगे तो कुछ ही आएंगे क्योंकि ये छोटा छोटा नैरो टाइप का जाएगा और ये वाइड जाएगा। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम लोगों के फ्यू सबॉर्डिनेट जाएंगे और स्ट्रक्चर जो होगा वो टाल लंबा जाएगा। और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम लोगों का जो सबॉर्डिनेट होंगे वो ज़्यादा आ जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, एंड जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो फ्लैट मतलब चपटा आ जाएगा। ठीक है। अगला जाता है MCCB का फुल फॉर्म, माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ओपन डेल्टा कनेक्शन या वीवी कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन या वीवी कनेक्शन में हम लोगों का जो रेटिंग होती है वो कितनी परसेंट होती है? तो रेटिंग आ जाती है 57.7% या 58% इसको बोल सकते हैं ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और ओवरलोडिंग कितनी होती है? ओवरलोडिंग होती है 73.2%, 73.2%। अब अगर इसमें देख लेते हैं कि कितना कितना रेटिंग वो शेयर करेंगे। अगर मान लो तीन तीन हम लोगों के ट्रांसफार्मर थे, SA, ABC और C मान लिया आउट ऑफ सर्विस हो गया, मतलब सर्विस के लिए है। तो अगर SA की हम लोडिंग देखेंगे तो SL/√3, टोटल लोड SL है, SL/√3 एट एन एंगल ऑफ 5 - 30, और दूसरा क्या हो जाएगा SB = SL/√3 एट एन एंगल ऑफ 5 + 30। स्कॉट कनेक्शन में हम देखते हैं कि स्कॉट कनेक्शन को TT कनेक्शन भी कहते हैं। स्कॉट कनेक्शन TT कनेक्शन अगर इसका प्राइमरी टीज़र, इसमें दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक टीज़र एक मेन। एक टीजर ट्रांसफार्मर एक मेन ट्रांसफार्मर। टीजर ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर का अगर रिलेशन देखते हैं तो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो प्राइमरी होता है वो 86.6% ऑफ मेन होता है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर टीजर का देखते हैं तो √3/2 मेन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो प्राइमरी हो जाती है 86.6% और टीज़र हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाता है √3/2। और स्कॉट कनेक्शन हम लोग का यूज़ होता है 3 फेज़ टू 2 फेज़ कन्वर्जन के लिए। इट कैन नॉट बी पैरेलल विद टीजर ट्रांसफार्मर, सॉरी,
स्कॉट कनेक्शन को हम स्टार डेल्टा के ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल नहीं कर सकते हैं। स्कॉट कनेक्शन को स्टार डेल्टा के साथ स्टार डेल्टा के साथ ट्रांसफार्मर के साथ हम पैरेलल नहीं कर सकते हैं। टीजर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी को न्यूट्रल वायर 2:1 में डिवाइड करता है। टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को टीजर ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को जो न्यूट्रल वाला होता है 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है। अब स्टार जिगजैग कनेक्शन में अगर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो X/1 है तो लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2/√3 X/1 हो जाएगा। डेल्टा स्टार जिगजैग कनेक्शन में अगर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो X/1 है तो लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 2/3 X/1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज ट्रिगरिंग अ थायरिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज अ ट्रिगरिंग अ थायरिस्टर। तो टर्निंग द SCR फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में ले जाना SCR को ही ट्रिगरिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज द ट्रिगरिंग, मतलब थायरिस्टर की ट्रिगरिंग किसको कहते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में ले जाना ही SCR को ट्रिगरिंग कहलाता है। अब ये वेव फॉर्म आ जाता है कि पल्स वेव का वेव फॉर्म ऐसा है, स्क्वायर वेव का स्क्वायर वेव, ये रैम्प या सॉटूथ, ये साइन वेव और ये आर्बिट्रेरी। अब वो पूछता है कि द नंबर ऑफ टोटल ऑफ सेगमेंट्स इन इन्वायरमेंट आर। द टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन इन्वायरमेंट आर कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं इन्वायरमेंट में। तो चार इसके सेगमेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब है लो ABHLO, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो अगर सेगमेंट इन्वायर के सेगमेंट पूछा जाता है तो 4 सेगमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन जनरली 4 प्रकार का होता है। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है। लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ही मिनिमम एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं उसको उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। तो किसी से मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है और उसमें जितनी मिनिमम एनर्जी लगती है उसको ही हम लोग उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। थर्मोआयनिक मतलब हीट से, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कि लाइट से, सेकेंडरी एमिशन मतलब कि बॉम्बार्डिंग ऑफ हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है। इन दिस टाइप द मेटल इज हीटेड टू अ सफिशिएंट टेम्परेचर टू एनेबल अ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मेटल को एक सफिशिएंट वैल्यू तक हीट किया जाता है। फील्ड एमिशन में क्या होता है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं जिससे हम लोगों का अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। फोटो इलेक्ट्रिक में हम लोग लाइट के द्वारा सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट हम लोग उस पर जब मेटल पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है कि मेटल के सरफेस में हम जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो उसके द्वारा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन निकल आता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन मेटल के सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। और जो उसमें जो मिनिमम एनर्जी यूज़ होती है उसको हम उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। थर्मोआयनिक मतलब थर्मल मतलब हीट से इलेक्ट्रॉन निकलना, फील्ड एमिशन मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब कि लाइट से निकलना और सेकेंडरी एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से निकलना। अब आ जाता है इसमें कि द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टोटल नंबर रिवोल्यूशन के एक टाइम पीरियड में बाय एल्यूमिनियम डिस्क के द्वारा इन अ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। एक सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क के द्वारा कितने फिक्स पीरियड में रिवोल्यूशन लगाए जाते हैं, इसको किसके द्वारा निकाला जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी के द्वारा ही हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में
एल्युमिनियम डिस्क के द्वारा एक डेफिनेट टाइम पीरियड में रिवोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे एन हो जाता है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क। अब वो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन 8051 पिन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग पिन नंबर्स इज डायगोनली अपोजिट टू दैट ग्राउंड पिन। GND पिन मतलब ग्राउंड पिन। तो इसमें अगर देख लेते हैं, इसमें कंट्रोल है तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आता है। यहाँ पे आ जाता है ग्राउंड पिन, यहाँ पे ग्राउंड पिन, उसके बाद जाता है 21 22 23 24 25, यहाँ पे लास्ट में आ जाता है 40। तो ये डायगोनली अपोजिट, तो ये ग्राउंड की पिन की ये 40वें नंबर की पिन आ जाती है। अब आ जाता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में जो हम लोगों को करंट, जो करंट कलेक्टिंग जो दो डिवाइसेस होती हैं, वो एक होता है बो कलेक्टर, एक होता है पेंटोग्राफ। बो कलेक्टर इसका फिगर पूछा हुआ था कि ये बो कलेक्टर हो जाता है कि इस फिगर दे के पूछा था कि कौन सा कलेक्टर है, तो ये बो कलेक्टर है। बो कलेक्टर और पेंटोग्राफ दो तरीके से हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में करंट को ऊपर ऊपर की जो कांटेक्ट वायर चलता है उससे हम लोग करंट दो माध्यम से ले सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक पेंटोग्राफ होता है, एक बो कलेक्टर होता है। अब अगला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ मैथमेटिकली इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो मैथमेटिकली इक्वल होता है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर किसी मटेरियल का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख रहे हैं, किसी मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हैं तो वो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाती है। अब द पार्टिकुलेट FOG रिफर्स टू, मतलब कि FOG रिफर्स टू, FOG किससे रिफ़र करता है, मतलब FOG फॉग। फॉग फॉग मतलब क्या होता है, एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। 1 कैंडला इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ल्यूमेन। 1 कैंडला इज इक्वल्स टू 4 पाई 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 ल्यूमेन। तो अब इसमें इसका यह आ जाता है कि ल्यूमिनस एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन सेकेंड। ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमेन पावर, ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमेन पावर का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ल्यूमिनेंस का होता है कैंडेला पर स्क्वायर मीटर, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। इल्यूमिनेंस का क्या होता है, लक्स। और ल्यूमिनस इमिटेंस का क्या होता है, लक्स। ल्यूमिनस एक्सपोजर का क्या होता है, लक्स पर सेकंड। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन होता है और ल्यूमिनस एनर्जी का ल्यूमेन पर सेकंड होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है और ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमिनस पावर का होता है ल्यूमेन, और ल्यूमिनस एनर्जी का होता है ल्यूमेन पर सेकंड। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है इसमें कि ऐसे फिगर देकर के इसमें पूछा था हाउ मैनी सिलेक्शन लाइंस आर इन फिगर। तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस होती हैं वो सिलेक्शन लाइंस को शो करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आ जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू हायरार्की ऑफ जॉब पोजीशन। मतलब कि एक जॉब पोजीशंस को शो करता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि किस पोजीशन में कौन वर्क करेगा उसी का मैनेजमेंट ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। और उनके बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, मतलब सब कुछ आ जाता है। तो इसके जनरली 3 टाइप्स ऑफ लेवल मैनेजमेंट, 3 टाइप के लेवल्स मैनेजमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, लोअर और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर या फर्स्ट में सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंस्पेक्टर, लाइनमैन, ये सब आ जाता है। मिडल में आ जाते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर और ETC आ जाता है। और टॉप में आ जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड डायरेक्टर या CEO टाइप का आ जाता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है कि जॉब पोजीशंस को दिखाता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि जॉब पोजीशंस को दिखाता है, उनके बीच का रिलेशन को दिखाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लोअर लेवल के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मिडिल लेवल के पास कौन सी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, टॉप लेवल के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो लोअर फर्स्ट लेवल मतलब लोअर लेवल ऐसे चलता है, नीचे से ऊपर। फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे एकदम टॉप आ जाएगा, सेकंड लेवल पे मीडियम वाला रहेगा और फर्स्ट पे रहेगा एकदम लोअर लेवल। तो एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर्स इज लीस्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। किस मोटर में लीस्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर में, या सिंक्रोनस मोटर, या 3 फेज स्लिप रिंग मोटर, इंडक्शन मोटर, या DC मोटर में। तो स्क्वायरल केज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में सबसे लीस्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में सबसे लीस्ट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन उसका दिया गया था इस वाले पेपर में, ऑटो कैड का। व्हेन ड्राइंग अ लाइन यूजिंग ऑटो कैड, जब ऑटो कैड के द्वारा एक लाइन ड्रॉ करी जाती है ऑन कमांड विंडो पर जब हम ये कमांड ये टाइप करते हैं, तो अगर ये कमांड हमको शो हो रहा है तो उस लाइन की लेंथ क्या होगी। तो अगर हम देखते हैं इसमें एज द रेट हम लोगों को डिनोट करता है कि हम लेंथ लिखने जा रहे हैं, और इसके आगे जो 5 डिनोट करता है कि ये 5 लेंथ है, और ये लेस देन सिंबल शो करता है कि हम कि आगे एंगल लिखेंगे, और 30 है ये वैल्यू ऑफ एंगल दिखाता है। तो मतलब ये दिखाएगा हम लोगों का कि हम लेंथ लिखने जा रहे हैं, ये दिखाएगा कि हमारी लेंथ कितनी है, ये दिखाएगा कि हम एंगल लिखेंगे, और ये दिखाएगा कि हमारा एंगल कितना है। तो अगर इसमें लेंथ पूछेगा तो लेंथ 5 हो जाएगा, एंगल पूछेगा तो 30 हो जाएगा, और पूछेगा एंगल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है तो लेस देन कह सकते हैं, और कहेगा कि लेंथ को कौन डिनोट, लेंथ किस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं कि लेंथ हम लिखने जा रहे हैं, तो ये एज द रेट हो जाएगा। इसमें एक ये फिगर दे करके पूछा था कि ये फिगर किसका है कि डायनोमीटर टाइप तो ये डायनोमीटर टाइप वाटमीटर का है, डायनोमीटर टाइप वाटमीटर। ये फिगर जो हो जाता है इसमें ये प्रेशर कॉइल आ जाती है, करंट कॉइल आ जाती है, ये इसको मूविंग कॉइल कह सकते हैं, इसको फिक्स्ड कॉइल कह सकते हैं। ये लोड आ जाता है तो इसमें हम लोगों का इसमें वाट मीटर मतलब वाट मीटर का मतलब एक्टिव पावर शो करेगा। AC एंड DC दोनों के लिए यूज होता है, और इट शोज एक्टिव पावर। ठीक है, अब ये पेंडेंट इसका फिगर दे के पूछ रहा था कि ये कौन सा होल्डर है ये। ठीक है, अब वो पूछते ये पेंडेंट होल्डर होता है, ये पेंडेंट होल्डर होता है, ये बैटन होल्डर, मतलब कि जो एक लटकाने वाला होल्डर आता है उसको हम पेंडेंट होल्डर कह सकते हैं, और जो फिक्स करने वाला बोल्ट पे फिक्स करने वाला होता है उसको बैटन होल्डर कहते हैं। तो नीचे ये पेंडेंट होल्डर, ये बैटन होल्डर, ये पेंडेंट होल्डर, ये बैटन होल्डर। ठीक है, ठीक है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में अगर ये हमारा आ जाता है उसका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का, ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का एग्जांपल होता है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल ये ऐसे करके था, ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो इस पर अगर इस तरह का फिगर अगर बना के दे और इसमें पूछे कि कौन सा सी स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ B इज 6, तो इसमें कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ए के कंट्रोल में डायरेक्ट 3 आ रहे हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ए इज़ 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेस। तो चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेस। मतलब वो रेजिस्टेंस फर्नेस में उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इसका टेम्परेचर चेंज करना, ये मेथड इसमें नहीं लगता है। लगता कौन कौन सा है, चेंजिंग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, अगर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज चेंज करते हैं उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और उसका इंटरमीडिएट अगर स्विचिंग कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस मोटर में आ जाता है, मतलब कितने प्रकार के मोटर हो जाते हैं। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में जिसमें शेडिंग कर देते हैं उसके N और S पोल्स में, जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड कराते हैं। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, जो हम लोगों का DC मोटर होता है उसको AC और DC दोनों को वर्क कराते हैं। रिलेक्टेंस मोटर क्या होता है, हम लोगों का जो रिलेक्टेंस के द्वारा हम लोगों को रोटेट करता है। और हिस्टेरिसिस मोटर क्या होता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस के ऊपर लॉस बेस्ड पे उसकी रनिंग हो जाती है। रिपल्सन मोटर क्या होता है, जो रिपल्सन मोटर जो होता है रिपल्सन के प्रिंसिपल ऊपर करता है, जो 3 प्रकार का होता है। प्लेन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। स्टेपर मोटर क्या हो जाता है, स्टेपर मतलब कि जो कंटिन्यूस रोटेट ना करके स्टेप बाई स्टेप रोटेट करे, मतलब थोड़ा थोड़ा रोटेट करे। सिराजी मोटर आ जाता है, जिसमें हम लोग जो सप्लाई लगाते हैं वो रोटर पे वो लगाते हैं। लीनियर इंडक्शन मोटर मतलब कि लीनियर इंडक्शन मोटर डायरेक्ट रोटेशन राउंड में रोटेशन ना दे करके एक लीनियर रोटेशन दें। PMDC परमानेंट मैग्नेट DC मोटर, मतलब उसमें जिसमें जैसे ऐसा DC मोटर इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बेस्ड ऑन द आर्क एक्सटिंक्शन और क्वेंचिंग देयर आर हाउ मैनी सर्किट ब्रेकर्स। मतलब कि अगर हम
आर्क एक्सटेंशन और क्वंचिंग के बेसिस पे हम अगर सर्किट ब्रेकर को डिफ़ाइन करें या सर्किट ब्रेकर को डिवाइड करें तो कितने प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं? तो चार। ये क्वेश्चन ही मतलब ये संख्या पूछा था कितने कितने होते हैं, तो चार प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, गैस। एयर, वैक्यूम, ऑयल, गैस। एयर, वैक्यूम, ऑयल, गैस, चार प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब अगला जाता है कि इन ऑटो कैड कमांड प्लाइन स्टैंड्स फॉर, मतलब कि अगर ऑटो कैड में ये हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है तो ये किसके लिए है? प्लाइन स्टैंड फॉर पॉली लाइन, मतलब कि पी लाइन, अगर हम पी लाइन इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं तो पी लाइन स्ट्रक्चर देने का मतलब पॉली लाइन। अब इसमें देखो, द पी लाइन कमांड ड्रॉज अ सिंगल कनेक्टेड पॉली लाइन, मतलब कि पी लाइन कमांड हम लोगों का ड्रॉ करता है एक सिंगल कनेक्टेड पॉली लाइन। और पी लाइन कमांड कैन ड्रॉ कर्व्ड सेगमेंट, मतलब वो सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकता है, कर्व लाइन भी ड्रॉ कर सकता है, एज वेल एज स्ट्रेट। देखा है, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन। इफ़ यू सेलेक्ट एनी सेगमेंट ऑफ एडिटिंग द चेंजेस अफेक्ट, अगर आप किसी भी इसके सेगमेंट को, अगर जैसे हम पी लाइन, अगर इसमें ये है, इसमें किसी भी सेगमेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। पॉली लाइन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड लाइन्स, ये मल्टीपल कनेक्टेड लाइन्स के डायग्राम है पी लाइन का। तो पी लाइन स्टैंड फॉर पॉली लाइन ऑटो कैड में। अब आ जाता है कि इफ़ स्टीम पावर प्लांट, इन स्टीम पावर प्लांट इफ़िशियंसी क्या होता है? स्टीम इफ़िशियंसी होता है कि जितनी भी उसकी छोटी छोटी इफ़िशियंसी आ जाती है, हर इंडिविजुअल पार्ट की उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारी इफ़िशियंसी निकलती है वो ओवरऑल इफ़िशियंसी निकलती है। फॉर अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस लाइक IGBT, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कि IGBT में क्या होता है कि आउटपुट करंट डिपेंड्स ऑन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट करंट डिपेंड करती है IGBT में। अब एक इसमें आ जाता है TDP, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में एक क्वेश्चन आता है कि ROW क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसीडरिंग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट व्हाट इज़ रो? रो मीन्स राइट ऑफ वे, रास्ते का अधिकार। मतलब कि जितने रास्ते पे मतलब जिस तरह से हम अपने पोल्स को लगाते चले जा रहे हैं, अपनी बड़े बड़े टावर्स को लगाते चले जा रहे हैं, अपनी ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको ट्रांसमिशन लाइन पहुंचानी है और इसके ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गई हुई है, तो अगर हमें पता है कि इतने एरिया में हमको डेंजर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ही डेंजर हो सकता है, तो इतने ही रास्ते को राइट ऑफ, मतलब इतने रास्ते का अधिकार ट्रांसमिशन लाइन के अथॉरिटी के अंदर आ जाता है कि इतने लाइन में हम कुछ भी कर सकते हैं। इतने लाइन में अगर आने वाले पेड़ों को हटा सकते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या आने वाली फैसिलिटीज़ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी को राइट ऑफ वे कहते हैं। द राइट ऑफ वे इज़ अ स्ट्रिप ऑफ लैंड। स्ट्रिप ऑफ लैंड मतलब कि ये स्ट्रिप ऑफ लैंड वेयर द ट्रांसमिशन लाइन इज़ कंस्ट्रक्टेड, इरेक्टेड और मेंटेन, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाती है, इरेक्टेड मतलब इरेक्टेड और मेंटेन जो भी किया जाता है। द ट्रांसमिशन लाइन इज़ द सेंटर ऑफ द रो। ट्रांसमिशन मतलब कि ROW, राइट ऑफ वे, जितना हम रो लेते हैं अपना, उसके बीच में हम ट्रांसमिशन लाइन लगाते हैं। द राइट ऑफ वे क्लियर से ट्री स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन दैट इंटरफेस विद द पावर लाइन्स, मतलब कि पावर लाइन्स के ज़्यादा जो भी इंटरफेयर करेगा उसको हम हटा देंगे। द मैक्सिमम विथ ऑफ रो, मतलब कि हमारी जो ROW की ये विथ कितनी होनी चाहिए, ये हम वोल्टेज के द्वारा, विंड स्पीड के द्वारा, सैग के द्वारा, टावर डिज़ाइन के द्वारा, स्विंग के द्वारा, ये इतने फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हमारी ये कितनी इसकी विथ रहेगी। और अब अगर इसमें देखते हैं तो रो इज़ पर, मतलब कि जो रो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि रो में हम कितना भी ले लें और उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने पेड़ वेड़ सब हटा दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गाइडलाइंस के अंदर होता है। और ये आ जाता है रो ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस गिवन में, कितने वोल्टेज पे कितना हम लेते हैं। जैसे 11 किलो वोल्ट तक हम 7 मीटर का रो लेते हैं, 33 किलो वोल्ट 15 का रो लेते हैं, 66 पे 18 का लेते हैं, 110 पे 22 का लेते हैं, 132 पे 77 27 का ले लेते हैं। तो इस तरह से ये डिफाइन किया गया है कितने पे कितना हम लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, एन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन यूजुअली ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। एन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन में यूजुअली ऑपरेट्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है यूजुअली किस कंडीशन में हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो नॉर्मल है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड हाई करंट हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए हम चाहते हैं लो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो, हाई उसका करंट हो जाए।
XLPE का फुल फॉर्म इसमें पूछा था। XLPE का फुल फॉर्म आ जाता है क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन, क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन। अब इसमें आ जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ डेटा आ जाता है। तो रबर आ जाता है, रबर का हो जाता है 30 किलो वोल्ट, फिर 30, 15, 10, 4, 30, 20। रबर, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वार्निश कैम्ब्रिक और PVC XLPE। रबर 30 किलो वोल्ट पर mm, वल्कनाइज इंडियन रबर 15 किलो वोल्ट पर mm, इम्प्रेग्नेटेड पेपर 10 किलो वोल्ट पर mm, वार्निश कैम्ब्रिक 4 किलो वोल्ट पर mm, PVC आ जाता है 30 किलो वोल्ट पर mm और XLPE आता है 20 किलो वोल्ट पर mm। अब इसमें पूछा था डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इज़ रेयरली यूज। ऐसा कौन सा मोटर होता है जो बहुत रेयरली यूज होता है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इज़ रेयरली यूज होता है बिकॉज लो स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है और कांस्टेंट स्पीड। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इज़ रेयरली यूज बिकॉज लो स्टार्टिंग टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड टॉर्क। अब ये आता है 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड में ये पूछा था कि जो इसका आर होता है, आर मतलब कि इसका आर फेज होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है दोनों प्रेशर कॉइल के लिए। दोनों प्रेशर कॉइल के लिए जो आर होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है। और इसमें अगर इसका हम पावर फैक्टर देखते हैं, पावर फैक्टर के इससे निकालते हैं 2 वाट मीटर मेथड से, तो tan इनवर्स रूट 3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। पावर फैक्टर इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट थ्री tan इनवर्स रूट 3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है। अब ये पूछता है कि इन सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में सिंगल फेज से 3 फेज कंपोजिट सिस्टम को क्या कहते हैं? तो सिंगल फेज से 3 फेज सिस्टम को कैंडो सिस्टम कहते हैं। सिंगल फेज से 3 फेज सिस्टम को कैंडो सिस्टम कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था कि सिलिकॉन की पीरियोडिक टेबल के कौन से कॉलम है? तो ये 14वें कॉलम में आ जाता है। सिलिकॉन 14वें कॉलम में आ जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये तो न्यूमेरिकल है, ठीक है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय फायोल इज़। फायोल के द्वारा दिए गए टोटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल कितने हैं? तो फायोल के द्वारा किए गए टोटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल 14 हैं। द टर्म बेल कर्व इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसे आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इज़ प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, मतलब ये इधर भी ऐसा ही है इधर भी ऐसा ही है, सेम अगर होता है तो हम लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। शोविंग दैट डेटा नियर टू द मीन आर मोर फ्रिक्वेंट इन अकरेंस एंड डेटा फॉर द मीन। जितना भी ये हम लोग डाटा है वो फ्रिक्वेंटली आता रहता है, तो उसको उस तो उसमें क्या हो जाता है कि जितना इधर उधर जाता है वो उसको फ्रिक्वेंसी उतनी ही डाउन होती चली जाती है। इन ग्राफिकल फॉर्म द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स एज, ये एक तरीके से बेल की तरह है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहें या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहें या उसको बेल कर्व कहें, तो बेल कर्व तो उसका ग्राफ बेल कर्व कहते हैं। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व आता है वो बेल कर्व होता है। अब ये इसमें ये फिगर देकर पूछा था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बैटरी स्ट्रक्चर सोन इन द फिगर। तो बटन सेल हो जाती है, बटन सेल, ठीक है। अब ये आ जाता है क्वेश्चन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेशन इज कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब हो जाता है टफ एंड टाइम टेकिंग। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस किस सब स्टेशन का सबसे ज़्यादा टफ एंड टाइम टेकिंग होता है? तो इंडोर सब स्टेशन, ठीक है। अब अगला आ जाता है इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट MBO स्टैंड्स फॉर। अगर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में MBO का फुल फॉर्म क्या होता है? MBO मतलब मैनेज्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO मैनेज्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स। वर्क स्पेशलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कॉल्ड, मतलब किसी वर्क में स्पेशलाइजेशन होना किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहलाता है? डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब कौन सा लेबर या कौन सा वर्कर हमारा कितना किस वर्क में स्पेशलिस्ट है, तो उसी हिसाब से हम अपने लेबर को मतलब अपने वर्क को डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट इज लीस्ट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
ऐसे अगर हम देखते हैं कि इनिशियल कास्ट सबसे ज़्यादा होती है हम लोगों की न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो उससे उसके हिसाब से अगर इनिशियल कॉस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी ही लीस्ट वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ ना कुछ आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है। इसी की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट अगर पूछता है तो वो हाइड्रो पावर प्लांट की आ जाती है। पी स्पाइस का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया था। पी स्पाइस पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस, पी स्पाइस का। और ये पूछा था कि नंबर ऑफ कंडक्शन मोड ऑफ एस में कितने कंडक्शन मोड होते हैं, तो 3 कंडक्शन मोड होते हैं। द अर्थिंग वायर ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज वाटरमैन पाइप, तो इसका हो जाता है GI पाइप। ठीक है। क्लियरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ऑयल लीकेज एट जॉइंट्स इज डन ऑन अ ईयरली बेसिस। मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लीकेज होता है और जॉइंट्स पे जो ऑयल लीकेज होता है और ट्रांसफार्मर को पूरा क्लियर करना, ये ईयरली बेसिस पे होता है। तो क्लियरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को क्लियर करना और ऑयल लीकेज और जॉइंट्स पे जो ऑयल लीकेज हो जाता है उसको सही करना ईयरली बेसिस पे होता है। इन मैट लैब ऑन कमांड विंडो पर जो हम लोग कमांड जो इंडिकेट करते हैं वो इस सिग्नल इसके द्वारा करते हैं। ये जो होता है ये कमांड विंडो पर जो हम लोग कमांड देते हैं उसकी वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। एडिंग सिलिकन 0.5 to 4%। सिलिकन में 0.5 से 4% तक बाई वेट के द्वारा अगर आयरन में हम मिलाते हैं, आयरन में अगर 0.5 या 4% बाई वेट अगर हम मिलाते हैं सिलिकन को, तो उसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, एंड इन द गिवन इमेज ऑफ IC आइडेंटिफाई द पिन नंबर 1। इसमें अभी बताया था ना कि यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, फिर इधर से ऐसे उल्टा जाते हैं। तो पहली अगर पिन देखते हैं तो ये A आ जाती है। अब स्केलर इसमें प्रोडक्ट देते हैं। स्केलर इसका अगर प्रोडक्ट देखते हैं तो ए वेक्टर A डॉट बी इक्वल्स टू मॉड A इंटू मॉड बी इंटू मॉड A डॉट बी डॉट कॉस थीटा। और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अगर देखते हैं तो मॉड A इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमारा कॉस थीटा आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा के साथ एन कैप एक यूनिट वेक्टर आता है। ठीक है। अब सिंक्रोनस मशीन में पूछा था कि सिंक्रोनस मशीन में जो वी कर्व होता है और जो इन्वर्टर वी कर्व होता है किसके किसके बीच बनता है। तो जो हम लोगों का वी कर्व होता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच बनता है, और जो इन्वर्टर वी कर्व बनता है वो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच बनता है। तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच हमारा बनता है वी कर्व, और पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच बनता है इन्वर्टर वी कर्व। ठीक है। अब ये आ जाता है, ये पूछा गया था कि थायरिस्टर के लिए लैचिंग करंट अपॉन होल्डिंग करंट इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1। लैचिंग करंट अपॉन होल्डिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिलेशन बिटवीन पावर लॉस ड्यू टू कोरोना एंड एयर डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन पावर लॉस ड्यू टू कोरोना के द्वारा पावर लॉस और एयर डेंसिटी के बीच का रिलेशन पूछा था, तो इसका ये ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग ऐसा होता है। अब आ जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगती है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB में बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज़ होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। लेड सीटेड वायरिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। लेड सीटेड वायरिंग जो होती है किस कैटेगरी में आती है वायरिंग के, तो पैटर्न वायरिंग के अंदर आ जाती है। इफ़ द काउंटर हैज़ 3 फ्लिप फ्लॉप, अगर काउंटर के पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, देन मैक्सिमम नंबर दैट इट काउंट्स इज इक्वल टू, तो 111 हो जाएगा इसका। अभी इसका फिगर ये दे के पूछा था कि आइडेंटिफाई द डिवाइस है या पार्ट ऑफ मशीन है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। तो ये SWG आ जाता है, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज इस तरह से होता है। इन इलेक्ट्रिकल टैरिफ TOD मीन्स टाइम ऑफ डिले। तो अगर ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक टैरिफ में TOD का मीन्स क्या होता है, तो वो टाइम ऑफ डिले हो जाता है। अभी इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया था, कौन सा को देखते हैं। इसी में भी एक और फुल फॉर्म इसको पूछा गया था।
इसका एक और फुल फॉर्म पूछा गया था, इसमें फुल फॉर्म क्या था? हाँ, पी स्पाइस का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पी स्पाइस का फुल फॉर्म आ जाता है पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया था कि ये जो फिगर दर्शा रहा है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो डबल पोर आयरन प्लेट स्विच को दर्शाता है। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन बाईपोलर या बाईपोलर एंड होमोपोलर HVDC लिंक्स रिस्पेक्टिवली। इसमें पूछता है कि कितने कंडक्टर्स हम लोग की बाईपोलर एंड होमोपोलर HVDC लिंक में हम लोग लगाते हैं? तो 2 एंड 2। ठीक है, अब आ जाता है क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन ससेप्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द लॉ इज़